मित्रों, आज का जो हमारा करंट अफेयर है समसामयिकी, इसमें जो मुझे आपके लिए काम का लगा, आज उसके बारे में आपसे बात करूंगा और उसके बारे में हम लोग जो है आज विश्लेषण करेंगे उस समसामयिकी को लेकर। मित्रों, हमें देखना है कि जो वित्तीय वर्ष 2020 था, अभी आपने देखा कि उसका बजट भी है और इकोनॉमिक सर्वे भी है। 31 जनवरी को आया था, इसी साल। अ, अभी हाल ही कुछ दिन हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे आया था। 1 तारीख को बजट भी आ ही गया। तो जो वित्तीय वर्ष 2020 था, 2020 तक प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना था, इसके अंतर्गत जो है अगर हम बात करें तो पात्र जो है लाभार्थी महिलाओं की संख्या कितना हो चुकी थी? 1.75 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब एक सवाल आता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में थोड़ा बताइए। मित्रों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक मातृत्व लाभ योजना है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, मित्रों प्रोविजन के अनुसार, देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। मित्रों, हर एक जिलों में। अब मैंने बताया था 600 से ज़्यादा जो है जिले हैं पूरे इंडिया में, है ना। तो अब ये ध्यान देना है, क्योंकि आपको इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक छात्र होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कितनी डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में। तो 718 डिस्ट्रिक्ट है मित्रों। मैंने 600 के आसपास बोला, 718 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, इंडिया में। अब बात आती है यहाँ पे कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद, कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको पूरा करने के बाद 3 किस्तों में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए, ये ध्यान देंगे मित्रों, कितना? 5,000 रुपए, है ना। 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मित्रों, इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ नगद हस्तांतरण का जो उद्देश्य है मित्रों, वो मित्रों है कि गर्भवती माताओं के लिए बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना, और साथ ही साथ कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसव के बाद होने वाली मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। मित्रों, इस योजना की घोषणा 31 दिसंबर 2016 को की गई थी। ये ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2016 को, और यहाँ पे है, आप देख लीजिए, है ना। मित्रों, पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना, JSY, क्या नाम है उसका? JSY, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है मित्रों, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें नहीं दिया है। इसके तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए औसतन प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपये प्रदान करती है और किए जाते हैं। अब हम लोग अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। मित्रों, अगला जो हमारा करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस इंसान को देख रहे हैं, है ना, गौर से देखिए इस चेहरे को। यही वो चेहरा है मित्रों जिसका नाम है लॉर्ड्स, जो है मित्रों, यही वो चेहरा है जो कि जिसका नाम है डोमिनिक ओंगवेन, है ना। ये एक पूर्व कमांडर है मित्रों। इन्होंने बहुत बड़ी क्राइम की है मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा। इस चेहरे को गौर से देखिए, ध्यान से, चश्मा लगाकर। अब आगे बढ़िए मित्रों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युगांडा के कुख्यात जो विद्रोही समूह है लॉर्ड्स जिनका नाम है लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी लिखा है मित्रों। इनको दर्जनों युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध कई अपराधों, जिनमें हत्याओं को से लेकर जबरन विवाह आदि शामिल है, इसके लिए एक पूर्व कमांडर डोमिनिक ओंगविन को दोषी ठहराया है। आपने वो चेहरा देख लिया। तो मित्रों, आईसीसी के बारे में जान लीजिए। आईसीसी क्या है मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी हेग, नीदरलैंड में स्थित है, और यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम जो आप बोल सकते हैं न्यायालय है। आईसीसी की स्थापना रोम कानून के अनुसार की गई थी, जो कि 1 जुलाई 2002 से प्रारंभ हुई। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। इसका फंडिंग जो है, इस न्यायालय का खर्च मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है, जो इसमें जो शामिल होते हैं, जो इसके जुरिडिक्शन में आते हैं मित्रों। परंतु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है। अच्छा, इसकी संरचना और मतदाता शक्ति की अगर बात की जाए तो मित्रों, मैं इसको लेकर कुछ आपको बता दूं जो आपको समझना है कि
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का प्रबंधन विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है मित्रों। आईसीसी में एक अध्यक्ष तथा 2 उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव सदस्यों द्वारा 3 वर्ष के लिए के कार्यकाल के लिए किया जाता है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हमारा आज का काफ़ी है, जो हमारा इंपॉर्टेंट था उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला मित्रों, जो अगला हमारा करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये है क्या, पहले समझिए। अभी तो केंद्रीय बजट लॉन्च हुआ 2020-21 1 फरवरी को। तो इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि और जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं ईपीएफ, और एक ऐच्छिक भविष्य निधि जैसे वॉलंटियरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं यानी वीपीएफ। मित्रों, इसमें 2.5 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक अंशदान से प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर लगाने का फैसला किया है। अच्छा, किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए से अधिक का अंशदान किया जाता है, तो इसके ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय पर वर्तमान आयकर के दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा। और यही नियम ऐच्छिक विषय निधि यानी हम जिसे बोल सकते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड योगदान पर भी लागू होगा। मित्रों, यह नियम केवल कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में जमा किए जाने वाले अंश पर लागू होगा। नियोक्ता इस नियम से मुक्त रहेंगे। आवश्यकता क्या है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये जान लीजिए कि ईपीएफ क्या होता है मित्रों, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। मित्रों जानिए, देखिए 20 से अधिक कर्मचारी वाले किसी भी कंपनी के लिए सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड योजनाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। इस योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश खाते में कर्मचारी के मासिक वेतन आमतौर पर 12% का कुछ अंश जमा करना आवश्यक होता है। मित्रों, वीपीएफ के बारे में जान लीजिए। वीपीएफ भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी एग्जाम में पूछा जाता है उससे संबंधित। मित्रों, यहाँ पे वीपीएफ के बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ क्योंकि चूंकि उससे जुड़ा है तो आपको जानना जरूरी है। मित्रों, जो वीपीएफ है, जैसा कि नाम से आपको मालूम चल गया होगा, ऐच्छिक भविष्य निधि एक स्वैच्छिक योजना है जिसके तहत कर्मचारियों के लिए ईपीएफ दिशा निर्देशों के अनुसार 12% योगदान करके पश्चात स्वेच्छा से अपने भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड खाते में जमा करने की अनुमति होती है। मित्रों, प्रयोज्यता की अगर बात की जाए तो केवल वेतनभोगी कामकाजी पेशेवर ही कर्मचारी भविष्य निधि और ऐच्छिक भविष्य निधि में खाता खोल सकते हैं। अगर इसकी अंशदान की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए कर्मचारी के मूल वेतन महंगाई भत्ते का 12% न्यूनतम योगदान करना अनिवार्य होता है। ऐच्छिक भविष्य निधि में कोई कर्मचारी अपने वेतन का 100% तक प्लस महंगाई भत्ता का योगदान कर सकता है। अब हम लोग अगला करंट अफेयर पे चलते हैं। मित्रों, अगला जो हमारा करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को लेकर। ये जानना इतना ही है, इतना ही आपको देखना है। मित्रों, कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्रालय हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनके द्वारा कानून का पालन करने वाले सीमित देयता जो भागीदारियों है ना, जिसे हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं, इनकी हेतु व्यापार में सुगमता के लिए सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत आपराधिक दायित्व संबंधी एक प्रावधान को रद्द करने के साथ साथ 12 अपराधों को गैर अपराध घोषित करने की योजना बनाई जा रही है। मित्रों, सीमित देयता भागीदारी जो है एक व्यापार संगठन का एक स्वरूप होती है जिसमें प्रत्येक भागीदार की देयता कानूनी रूप से सीमित होती है। अतएव यह भागीदारी और निगमों के तत्वों को प्रदर्शित करती है। मित्रों, पहले जान लीजिए कि सीमित देयता भागीदारी जो है इसकी प्रमुख विशेषता मैं एक ही बताऊंगा। मित्रों, एक अलग कानून है यानी पृथक कानून है, जो कि एलएलपी अधिनियम 2008 होने के नाते भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान एलएलपी पर लागू नहीं होते और यह भागीदारियों के मध्य अनुबंध संबंधी समझौते द्वारा विनियमित होते हैं। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से सेवा उद्योग के लिए अथवा पेशेवर से संबंधित गतिविधियों वाले व्यवसाय के लिए सीमित देयता भागीदारी एक लोकप्रिय प्रारूप है। मित्रों, अगले करंट अफेयर पे देखते हैं। मित्रों, अगला जो हमारा करंट अफेयर आप यहां देख लीजिए। व्हाट इज स्क्वायर किलोमीटर एरे एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। मित्रों, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये एक स्क्वायर किलोमीटर एरे से संबंधित करंट अफेयर है। तो ये है क्या, इस बारे में थोड़ा देखिए। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है, जिसको हम स्क्वायर किलोमीटर एरे SKAO भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो अभी ये क्या है कि इनके द्वारा परिषद द्वारा 4 फरवरी को
जो है हम बोल सकते हैं कि अपनी पहली बैठक के दौरान विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना करने की मंजूरी दे दी गई है। पहली पहली देश की सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी जो है इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है और एक अंतर सरकारी संगठन है और एक खगोल विज्ञान को समर्पित है। इसमें 10 देश की संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, देखिए आप, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, यूके है। अब ये टेलीस्कोप है क्या मित्रों? 1930 के दशक में भौतिक विज्ञानी जो कार्ल जानस्की जिनका नाम था, इनके द्वारा सबसे पहले रेडियो संकेतों का पता लगाया गया था और आर्सीबो टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 1963 में किया गया था। और इससे पहले प्यूर्टो रिको स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप आर्सीबो टेलीस्कोप दिसंबर 2020 में नष्ट हो गया था। इसके ये जो हमारा ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, इसके बारे में थोड़ा जानिए, इस टेलीस्कोप के बारे में। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में यह प्रस्तावित किया गया है। इसको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा और इसका रख रखाव, निर्माण, संचालन SKAO द्वारा किया जाएगा। इसको पूरा होने में लगभग 8 बिलियन पाउंड की लागत और तथा 1 दशक का समय लगने की संभावना, यानी कम से कम 10 साल। इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी ये सब फालतू दिया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का वीडियो कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए